हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सीए इंटर और सीए आईपीसीसी के बच्चों, मैं सीए इंटर आईपीसीसी दोनों बोल रहा हूँ, याद रखना। नहीं तो बाद में बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर ओल्ड वालों के लिए ये वीडियो है कि नहीं, न्यू वालों के लिए है कि नहीं। तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जिनको AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवीजन चाहिए, चार्ट रिवीजन जिनको चाहिए। यस, चार्ट रिवीजन की सीरीज आपको अगर पता है तो मैंने इंटर आईपीसीसी के बच्चों के लिए एएस चार्ट रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी रिवाइज करवाऊंगा थ्रू माय कलरफुल चार्ट्स। अब आप बोलोगे सर ये कलरफुल चार्ट्स क्या होते हैं, तो मैं हालांकि बता चुका हूं अपनी क्लास में। कलरफुल चार्ट्स की ये बुक है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ी सी बड़ी बुक है, मतलब ये A3 साइज की बुक है। नॉर्मल जो अपनी बुक्स होती है वो A4 साइज की होती है, ये A3 साइज की बुक है। ये इस तरीके से खुलेगी। ये कलरफुल चार्ट्स अगर आप देख सकते हो तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा कंसोलिडेशन का चैप्टर जो एडवांस अकाउंट्स में है, ठीक है, अमेलगमेशन का चैप्टर जो एडवांस अकाउंट्स में है, इंश्योरेंस क्लेम्स का चैप्टर जो ग्रुप 1 में है अकाउंट्स में, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर जो ग्रुप 1 में है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स को आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के एक दिन पहले। और आप जानते हो कि ये बुक कितने की आती है? ये बुक आती है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज की आपके घर पे। मतलब अलॉन्ग विथ होम डिलीवरी शिपमेंट चार्जेस मिलाकर आपको ये बुक पड़ती है सिर्फ 250 रुपीज की। बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। मैंने ही नहीं, मतलब मैंने दामिनी की हेल्प ली और मैंने कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प लेके हमने बनाई है बहुत अच्छे से। आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। मैं बुक ऑर्डर करने की लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप अगर ये बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो आराम से आपको विद इन 1 वीक मिल जाएगी। फिलहाल इस टॉपिक आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्विक रिवीजन। हाँ जी बेटा, क्विक रिवीजन मतलब जो आपको सामने दिख रहा है, ये मैंने पूरा AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैंने ट्री फॉर्म में, चार्ट रिवीजन फॉर्म में मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया है। मैं अभी इस वीडियो में आपको विद इन 40 to 50 मिनट्स आपको पूरा AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या मैक्सिमम 1 घंटा मान लीजिए, आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि एग्जाम के लिए आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये वीडियो आप एग्जाम टाइम में भी देख सकते हो, ये वीडियो आप किसी भी टाइम पर जब आप AS को रिवाइज कर रहे हो आप देख सकते हो। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, कई सारे वीडियो मैंने इस सीरीज में डाले हुए हैं जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो प्लेलिस्ट का भी जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। 1 सेकेंड। ओके, आई होप आपको विजिबल होगा। 1 सेकेंड। Okay guys, let's start. Accounting Standard 10 Property Plant and Equipment CA Inter Group 1 अकाउंट्स में है और CA IPCC Group 1 अकाउंट्स में ही है। ठीक है, ये AS10 बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को पता होगा इंटर IPCC के कि ये AS कितना इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझेंगे, पूरा क्विकली रिवाइज करेंगे इस पूरे AS को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। सबसे पहले सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये PPE का मतलब क्या होता है? ये PPE की डेफिनेशन क्या है? PPE की डेफिनेशन देखो उन्होंने क्या बोला है। PPE मींस टेंजिबल आइटम। ऐसा कोई भी टेंजिबल आइटम, मतलब यहां पर इंटेंजिबल एसेट कवर नहीं है, इंटेंजिबल एसेट के लिए AS26 होता है। ऐसा कोई भी टेंजिबल आइटम, ऐसा कोई भी टेंजिबल आइटम जो ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कंडीशन क्या बोली गई है? पहली कंडीशन बोली गई है हेल्ड फॉर यूज,
हाँ बच्चों, हेल्ड फॉर यूज नॉट फॉर सेल। अगर आपके पास कोई टेंजिबल आइटम है जिसको आप यूज कर रहे हो, कहाँ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, सप्लाई ऑफ गुड्स में, अब गुड्स की बात कर रहे हैं मतलब वो गुड्स जिसमें आपका बिजनेस चल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंटल टू अदर्स। अगर आपके पास कोई टेंजिबल आइटम है जिसको आप रेंट पे देते हो, दूसरों को रेंट पे देते हो, जैसे मेरे पास मेरा कार रेंटल का बिजनेस है, मेरा कार रेंटल का बिजनेस है, जूम कार अगर आपने सुना हो तो, मेरा कार रेंटल का बिजनेस है। किसी को भी अगर कार किराए पर चाहिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आप ले जाइए। रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मेरे लेबर्स होते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, बट इसके अलावा मैंने अपना एक ऑफिस बना के रखा है जहां मैंने अपने एम्प्लॉइज को कुछ बिठा के रखा है, वहां से पूरा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मेरा पूरा बैकएंड का काम चलता है, ठीक है ना, मेरा अकाउंटिंग का काम चलता है, मेरा कॉल सेंटर है, वहां से मेरा काम चल रहा है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो बेसिकली टेंजिबल आइटम विच इज हेल्ड फॉर यूज नॉट फॉर सेल। किसमें 4 चीजें, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो रेंटल टू अदर्स, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, प्लस यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। आपको लगता है कि आप उसको 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, इसका अंदाजा है मुझे, इसका एक्सपेक्टेशन है कि 12 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ होगी। अब ऐसे तो क्या होता है, देखो मैं लैपटॉप परचेज करके आया, अब मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि 12 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ होगी, पर कल को अगर लैपटॉप मेरे हाथ से गिर गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो लाइफ तो 12 महीने से कम हुई। बात उसकी नहीं चल रही है, बात चल रही है कि जब तक मैं इसको चलाऊंगा, मेरा अंदाजा है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 12 महीने से ज्यादा आराम से चलेगा। So PP मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम which is held for use in production of goods, supply of goods, और rental to others और administrative purpose, plus expected to be used for more than 12 months। आगे बढ़ते हैं बेटा। बियरर प्लांट, एक टर्म है बियरर प्लांट। अब आप बोलोगे सर ये बियरर प्लांट क्या होता है? बियरर प्लांट मतलब ऐसा कोई भी ट्री या ऐसा कोई भी प्लांट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करने की क्षमता रखता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करता है और जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। 2 बातें बोला, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पे तौर पे बोलूं कि ट्री क्या पैदा करता है? मैंगो। तो ट्री को मैं बोलूंगा बियरर प्लांट, मैंगो को मैं बोलूंगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्या ये ट्री सिर्फ 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा? नहीं, ट्री की लाइफ तो बहुत होती है, सालों होती है। तो ट्री इज अ मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, दीज आर बियरर प्लांट्स, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई बियरर प्लांट है तो वो भी आपके AS10 PPE में कवर होगा, उसको भी आप असेट की तरह ट्रीट करोगे, PPE ट्रीट करोगे, AS10 में ट्रीट करोगे, ठीक है ना। बायोलॉजिकल असेट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, नॉट PPE। बट अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल असेट है, अब आप बोलोगे सर ये बायोलॉजिकल असेट क्या होती है? तो बायोलॉजिकल असेट मैं लिख देता हूं यहां पर, आप भी लिख दीजिएगा। बायोलॉजिकल असेट्स में या तो एनिमल्स आते हैं या तो प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज हो रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज हो रहे हैं, तो ये आपके PPE में कवर नहीं होंगे। ये लिखा हुआ है यहां पर, बायोलॉजिकल असेट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आपका कोई बायोलॉजिकल असेट है, जैसे एनिमल, जैसे आपके पास गाय, भैंस, काउज, बफेलोज हैं, मतलब आपकी कंपनी है अमूल कंपनी, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है उनमें से, तो इट इज अंडर एग्रीकल्चर पर्पस, इट इज अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो वो आपके लाइफ स्टॉक जो हुए वो आपके PPE में कवर नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरा यहां पर बोल रहा है प्लांट, पर प्लांट में एक्सेप्शन आ गया बियरर प्लांट, ठीक है। तो बियरर प्लांट PPE होगा, बाकी अदर देन बियरर प्लांट जो नॉर्मली खुद अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फसल उगाते हैं किसान लोग, तो वो आपका PPE नहीं हुआ, वो तो आपका इन्वेंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया? तो हमने अभी पढ़ा कि PPE का मतलब क्या होता है, व्हाट इज PPE हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ PPE, इस AS में क्या क्या कवर नहीं होगा? लीजेस। अगर आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब लैंड, बिल्डिंग को लीजेस पे देते हो, लेते हो, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको AS19 अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि आप AS10 अप्लाई करोगे। दूसरा बायोलॉजिकल असेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजिकल असेट अगर मान लीजिए एनिमल, प्लांट अगर आपके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो आपके AS10 में नहीं आएंगे। हेल्ड फॉर सेल PPE, अगर आपके पास जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, तो मेरा वो PPE है, अगर वो मेरे ऑफिस में यूज हो रहा है,
पर अगर मेरा कंप्यूटर्स खरीदने बेचने का ही धंधा है, मेरा कंप्यूटर्स को ही सेल करने का धंधा है, तो कंप्यूटर्स मेरे लिए पीपीई थोड़ी हुआ, फिर तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री हुआ। मेरा फर्नीचर बना के बेचने का ही काम है, तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री हुआ। पर अगर मैं फर्नीचर खरीद के लाता हूँ और अपने पास उसको यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, तो वो मेरे लिए पीपीई हो गया। एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेज का जब भी हम एक्सप्लोरेशन एवेल्यूएशन करते हैं, जो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, बट वो AS10 में कवर नहीं होगा। तो ये कुछ आउट ऑफ स्कोप है, मतलब यहां पर आपका AS10 अप्लाई नहीं होगा। तो इतना समझ में आया बच्चों? तो व्हाट इज पीपी आपको हमने क्लियर किया अभी। दूसरी बात, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात, रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या? रिकॉर्ड करना। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। तो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कब करोगे, उसकी क्या कंडीशंस है? रिकॉर्ड करने की दो कंडीशंस है, और बिलीव मानिए ये दो कंडीशंस आपको इंटेंजिबल असेट्स AS26 में भी मिलेंगी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आपको दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। कौन सी? पहला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको इससे इकोनॉमिकली कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे? लाइक आप जब इसको यूज करोगे तो आपका सेल बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको कोई कॉस्ट सेविंग होगी, व्हाटएवर। तो आपको क्या लगता है कि आप इस असेट को यूज करने से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? इफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, प्लस अगर कॉस्ट आप उसकी रिलायबली मेजर कर सकते हो, अगर आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो आप उस पीपीई को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहला, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेगा कि नहीं। दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, दूसरा, चलो ठीक है, हमने बोला कि भैया इस एसेट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब रिकॉर्ड करने के लिए पहली बार जब हम पीपीई को लेके आएंगे, तो रिकॉर्ड हम कौन सी वैल्यू पे करेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने में भी आपने अक्वायर किया, जितने भी अक्वायर करने के लिए आपने पेमेंट किया, आपने जो भी अमाउंट पे किया, दैट वुड बी कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट। बट इसको समझने के लिए, ओरिजिनल कॉस्ट को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो बच्चों, कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स आते हैं जो मैं अभी सामने लिख रहा हूं, ABC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। जब भी आप इंटेंजिबल एसेट को, सॉरी, पीपीई को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करोगे तो उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं। पहला, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। मैंने बोला नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मतलब जीएसटी का अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो रिकॉर्ड करोगे। जीएसटी को भी परचेज प्राइस का पार्ट मानोगे अगर उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो परचेज प्राइस आ गया, प्लस परचेज तो आप करके आए पीपीई को, उसके बाद उसके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। मान लो आप पीपीई को खुद क्रिएट कर रहे हो, खुद सेल्फ जनरेट कर रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपने कुछ लेबर कॉस्ट पे की होगा, आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे किया होगा, आपने कुछ प्रोफेशनल चार्जेस पे किए होंगे किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के अगेंस्ट, आपने टेस्टिंग चार्जेस पे किए होंगे, कॉस्ट ऑफ पीपीई का टेस्टिंग चार्जेस, आपने पीपीई को टेस्ट करने के कुछ खर्चे हुए होंगे। तो ये सब कॉस्ट आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एएस में है, जो इंटर आईपीसीसी के बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, विच इज डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? ये हर प्रकार की असेट में ये वाला खर्चा नहीं आता। ये वाला खर्चा आपको हर प्रकार की असेट में नहीं मिलेगा। तो सर कहां मिलेगा? आप अगर देखेंगे जैसे जैसे कोई बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरीज, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक लैंड लीज पर लिया गवर्नमेंट से, मुझे गवर्नमेंट ने लैंड लीज पे दिया 25 इयर्स के लिए। उसमें मुझे उस लैंड पे प्लांट एंड मशीनरीज, मुझे उस लैंड पे प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। हैवी प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करना है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। वो लीज पीरियड आगे चल के रिन्यू नहीं होगा। 25 साल बाद मुझे वो लैंड वापस गवर्नमेंट को खाली करके देना है
उसी तरीके से देना है जिस तरीके से मैंने लिया था। तो मैं बोलूंगा कि जो प्लांट एंड मशीनरी में लैंड, जो उस लैंड में मैं प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहा हूँ, उस प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट क्या होगा, वो मेरा पीपीई है, तो उसके लिए परचेज प्राइस आएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आएंगे। थर्ड, डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट आएगा। ये मतलब क्या हुआ, मैं ये कहूंगा कि यार आज तो मैंने पीपीई को इंस्टॉल कर लिया परचेज करके, पर 25 साल बाद मुझे इस पीपीई को यहां से डिमोलिश करना पड़ेगा, यहां से इसको हटाना पड़ेगा, ताकि मैं लैंड को वापस रिस्टोर करके सेम हालत में दे दूं, अपने गवर्नमेंट को वापस कर दूं। उसके लिए मैं जानता हूं कि 25 ईयर्स बाद जब मैं इसको यहां से हटाऊंगा, अनइंस्टॉल करूंगा, डिमोलिश करूंगा, डीकमीशन करूंगा, मैं अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं, सब उसका आपका उसका नॉलेज आपका सेम रहेगा, उसका मीनिंग आपको सेम मिलेगा। तो जब मैं इसको यहां से डिमोलिश कर रहा हूं, तो तब कब खर्चा कितना आएगा, तब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि उस टाइम पे एक्सपेंस आएगा 2 करोड़ रुपीस। मेरा प्लांटर मशीनरी मान लीजिए है 18 करोड़ का, और आगे चल के 2 करोड़ का एडिशनल खर्चा आएगा जब मैं उसको डिमोलिश करूंगा 25 साल बाद। 2 करोड़ रुपए 25 साल बाद खर्चा आएगा। तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कंसीडरिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। मैंने बोला आज अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो तकरीबन आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 25 लाख रुपीज। तो 25 लाख रुपीज विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई एज ऑफ टुडे। मतलब आज जो भी पीपीई की कॉस्ट होगी उसमें 25 लाख रुपए, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 करोड़ है आज के हिसाब से, वो आज जोड़ा जाएगा कॉस्ट में। आई मेरी बात समझ में? इट इज योर डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, मिलेगा आपको। सो ये था दूसरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई। जब भी आप पीपीई को रिकॉर्ड करोगे तो उसकी कंडीशंस क्या है, और इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगा तो कैसे होगा। अब इसी के रिगार्डिंग थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट डिफरेंट केसेस। अब हमने अभी बोला कि इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे करेंगे, तो जब कॉस्ट पे करेंगे तो उसके कॉस्ट, अब जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला, हमने पीपीई परचेज किया इन एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट। इन एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट मतलब मैंने एक पीपीई परचेज किया, उसके बदले में मैंने कैश ना देके मैंने कुछ दूसरी असेट दिया, या मैंने थोड़ा सा कैश दिया, या मैंने और दूसरा मैंने असेट भी दिया। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने वेयरहाउस परचेज किया, उसके बदले मैंने बिल्डिंग दे दिया या प्लांट दे दिया, प्लस मैंने कैश दे दिया, व्हाटएवर। तो इसको बोलेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज के केस में आपको क्या करना है, आपने जो पीपीई खरीदा है उसको आप रिकॉर्ड कितने पे करोगे। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सचेंज पे मान लीजिए बिल्डिंग आपने परचेज किया, ठीक है ना, इसका फेयर वैल्यू था 10 लाख। प्लांट गिवन, उसके बदले आपने क्या दिया, उसके बदले आपने प्लांट दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी। इसका फेयर वैल्यू कितना था, इसका फेयर वैल्यू था 9,50,000। और इसका बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू था मान लीजिए 6 लाख। कैश ऑल्सो पेड, और आपने कैश भी दिया 1 लाख रुपीज। आपने कैश दिया 1 लाख रुपीज। आप देखो क्या हो रहा है, आपने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग परचेज करने के बदले आपने सामने वाले को प्लांट एंड मशीनरी दिया जिसका फेयर वैल्यू है कुछ, और आपने उसको कैश भी दिया। ऐसे केस में आप बिल्डिंग अकाउंट करोगे डेबिट। तो आप ये बिल्डिंग अकाउंट किस वैल्यू पे डेबिट करोगे? एएस कहता है आपको फेयर वैल्यू चेक करना है। हमने बोला ठीक है भाई, फेयर वैल्यू तो बिल्डिंग का भी है, फेयर वैल्यू तो प्लांटर मशीनरी का भी है, कौन सा फेयर वैल्यू? एएस बोलता है फेयर वैल्यू जो भी आपको बेहतर लग रहा है, जिसका ज्यादा अच्छे से आपको एविडेंस मिल रहा है, जो भी आपको फेयर वैल्यू लग रहा है। आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव लग रहा है तो आप उस पर रिकॉर्ड करो, आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन लग रहा है तो आप उस पर रिकॉर्ड करो। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आईसीआई हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। किसको? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दोनों फेयर वैल्यूज हैं तो आप फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। आप बोलोगे भैया जो गिवन है वो मेरे लिए सही है।
तो आपने जो प्लांटर मशीनरी थी उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 9,50,000। इसके अलावा और क्या दिया, इसके अलावा आपने कैश दिया कितना 1 लाख। तो कुल मिला के 950 प्लस 1 लाख आप 10,50,000 पे रिकॉर्ड करोगे। गिवन मतलब क्या क्या दिया आपने, फेयर प्लांटर मशीनरी दिया और आपने कैश दिया। टू प्लांटर मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी 6 लाख रुपए। टू कैश, आपने जो कैश दिया वो कितने का दिया 1 लाख रुपए। अब जो भी आपका डिफरेंस आया वो आपके P&L में जाएगा एक्सचेंज गेन के नाम से 3,50,000 रुपीज। आया समझ में कि नहीं? इस तरीके से आप एंट्री करते हो एक्सचेंज के केस में। तो एक्सचेंज के केस में आपको फेयर वैल्यूज लेनी है, फेयर वैल्यू आपकी गिवन की फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगे। आई मेरी बात समझ में? ठीक है बेटा, सो यही लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। ठीक है, अब दूसरा, अगर मान लीजिए एएस बोलता है अगर मान लीजिए आपके पास ना असेट गिवन ना असेट रिसीव दोनों की फेयर वैल्यू आपके पास नहीं है, तो क्या करोगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन इफ फेयर वैल्यू नॉट अवेलेबल और व्हेन देयर इज लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अगर आपके पास फेयर वैल्यूज नहीं है तो जो असेट आपने दिया है उसके कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, CA मतलब बुक वैल्यू, मतलब 6 लाख रुपए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। और व्हेन देयर इज लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, ये लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मतलब, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। मेरे एग्जांपल में था कि मैंने बिल्डिंग आपसे लिया और मैंने आपको प्लांटर मशीनरी दिया, दोनों डिफरेंट एसेट है। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस वो तब होता है जब सेम टाइप की एसेट हो, सिमिलर टाइप की एसेट हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक वेयरहाउस खरीदा, वो वेयरहाउस का एरिया जो है वो मान लीजिए है, उस वेयरहाउस का एरिया है 15,000 स्क्वायर फीट, और उसी लोकेलिटी में मेरे पास एक ऑलरेडी वेयरहाउस रखा हुआ है। ध्यान से देखिए समझिएगा, सेम लोकेलिटी में वेयरहाउस, दो अलग अलग वेयरहाउस है, एक आपका वेयरहाउस है एक मेरा वेयरहाउस है। मेरा वेयरहाउस का स्क्वायर फीट है 20,000 स्क्वायर फीट, आपके वेयरहाउस का स्क्वायर फीट है 20,000 स्क्वायर फीट, दोनों का एरिया सेम है, सेम लोकेलिटी में है। मैंने अपना वेयरहाउस आपको दे दिया, आपने अपना वेयरहाउस मुझे दे दिया, क्योंकि हमने सोचा कि आपको बिजनेस करने के लिए मेरा वाला सही लग रहा है, मुझे बिजनेस करने के लिए आपका वेयरहाउस सही लग रहा है। दोनों का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम है, दोनों ने सेम ईयर में कंस्ट्रक्ट करवाया था, दोनों का फिटिंग वगैरह सब सेम है। यहां पर हम वेयरहाउस को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या यहां पर वेयरहाउस के एरिया स्क्वायर फीट अलग अलग है क्या? नहीं, सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब यहां पर टेक्निकली देखा जाए तो मैं वेयरहाउस आपसे ले रहा हूं, आप मुझसे ले रहे हो, यहां पर हम एक दूसरे से कमाने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम बेसिकली अपने आप को एक दूसरे को सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दे रहे हैं। यहां पर कोई बेचने से मुझे कोई गेन नहीं हो जाएगा या खरीदने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे इट लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पर प्रॉफिट मोटिव ना हो तो उसको बोलेंगे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, तो एक्सचेंज के केस में फेयर वैल्यूज ना हो या कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन। दूसरा ग्रांट, अगर आपने कोई पीपीई परचेज किया है या फिर अगर आपको कोई पीपीई ग्रांट के जरिए मिला है, किसके जरिए मिला? ग्रांट के जरिए, मतलब इन काइंड, ग्रांट के जरिए मिला मतलब इन काइंड। तो आपको ये चेक करना है कि आपको फ्री में मिला कि आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ा। अगर फ्री में मिला तो आप नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, अगर आपको कुछ पे करना पड़ा तो जितना भी अमाउंट आपने पे किया, डिस्काउंट वगैरह चार्जेस माइनस करके, कंसेशन वगैरह में मिला, व्हाटएवर अमाउंट यू हैव पेड, आपको 2 करोड़ की बिल्डिंग आपको 20 लाख में मिली तो 20 लाख आपने पे किया, आप 20 लाख पे रिकॉर्ड करोगे। दैट इज कॉल्ड ग्रांट वाला। बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने पीपीई परचेज किया, ठीक है, आज आपने पीपीई मतलब आज मान लीजिए मैंने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग का आज का फेयर वैल्यू है 5 करोड़ रुपीस। मैंने जिससे परचेज किया सेलर से, मैंने उसको बोला कि मैं आपको पेमेंट 3 साल में इंस्टॉलमेंट्स में करूंगा। 5 करोड़ का मेरा बिल्डिंग है, 5 करोड़ मैंने बिल्डिंग लिया है, 5 करोड़ में मैंने बिल्डिंग लिया है। मैंने सामने वाले को बोला कि मैं 3 साल में आपको पेमेंट करूंगा। कितने साल में? 3 साल में मैं आपको पेमेंट करूंगा 5 करोड़ का। तो सेलर ने बोला कि मैं आपसे फिर 3 साल में 5 करोड़ नहीं लूंगा, आपको मुझे 3 साल में 5.2 मतलब 5 करोड़ 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों?
वो बोल रहा है भाई 3 साल आप लेट पेमेंट कर रहे हो, 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर रहे हो, तो मुझे एक्स्ट्रा भी तो चाहिए रहेगा। बात भी सही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसका मतलब मैंने पीपीई को परचेज किया 5.20 करोड़ में। आई विल मेक द पेमेंट इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ओवर द 3-year पीरियड। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ पीपीई। क्या पीपीई की कॉस्ट 5.2 है या 5 करोड़ है? इस केस में यहाँ पर जो 0.2 है वो टेक्निकली कॉस्ट का पार्ट नहीं होके वो इंटरेस्ट है, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम मेकिंग द पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड मान लो चलो 2-4 महीने 6 महीने समझ में आता है। 3 साल में अगर मैं पेमेंट करूंगा तो कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा ही चार्ज करेगा। अगर ज्यादा चार्ज करेगा तो उसको मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दूंगा। वो जो इंटरेस्ट होगा वो पीपीई की कॉस्ट का पार्ट ना होके मुझे उसको अलग से P&L में ले जाना चाहिए, उसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमें पीपीई को किस पे बुक करना है? हमें पीपीई को बुक करना है कैश प्राइस इक्विवेलेंट। मतलब आज अगर पीपीई को खरीदा जाए तो कितना प्राइस कितना कैश प्राइस दे दिया जाएगा। कैश प्राइस इक्विवेलेंट मतलब जो भी आप फ्यूचर में दे रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बाकी जो डिफरेंस आएगा फाइनेंस कॉस्ट का, इंटरेस्ट कॉस्ट का, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट, उसको P&L में चार्ज करेंगे। आई बात समझ में? उसको P&L में चार्ज करेंगे। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड प्राइस। हो सकता है आपने एक पीपी ना परचेज करके आपने नंबर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया एक सिंगल बायर से एक सिंगल प्राइस पे। आपने 10 करोड़ रुपए में आपने पूरा उसका यूनिट परचेज कर लिया। उस यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हैं, कंस्ट्रक्टेड पार्ट भी है, प्लांटर मशीनरीज भी है, वॉटएवर बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे केस में आपने प्राइस उसको एक ही दिया 10 करोड़ रुपए। आप उस 10 करोड़ के प्राइस को अलग अलग पीपीई में कैसे एलोकेट करोगे? इन द प्रोपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू। हर पीपीई की जो भी फेयर वैल्यू होगी जो कि आपको निकलवानी पड़ेगी किसी वैल्यूअर से, उस फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में आप 10 करोड़ को डिवाइड कर दोगे। इंटायर प्राइस शैल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ईच पीपीई। हर पीपीई की फेयर वैल्यू के हिसाब से। अगर आपने पीपीई को खरीदा है फाइनेंस लीज में तो फाइनेंस लीज आपकी कवर होगी AS 19 में, जो कि एडवांस अकाउंट्स का पार्ट है। सो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली जो एक्सचेंज वाला पार्ट है और जो ये नॉर्मल बियॉन्ड क्रेडिट पीरियड वाला पार्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। येलो मार्क जो मैंने किए इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, आपकी बुक में दिए भी हुए हैं। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज पीपीई, दूसरा पढ़ा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई जिसमें इनिशियल रिकॉग्निशन भी था और कंडीशंस भी थी, और तीसरा पढ़ा कि अगर आप इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे करते हो तो उसमें डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। आपने एक बार पीपीई को बुक कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फर्स्ट ईयर में आपने खरीदा, बुक कर लिया। आपने 2-3 साल बाद उस पीपीई के ऊपर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए। हो सकता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हो, या हो सकता है कोई ऐसे एक्सपेंस हो जिससे उसकी फ्यूचर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर डे टू डे सर्विस कॉस्ट टाइप के एक्सपेंसेस हैं जिससे उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, जिससे पीपीई आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं दे रही, तो वो सारे के सारे खर्चे आप कहां डालोगे? आपको P&L में चार्ज करने पड़ेंगे। बट अगर मान लीजिए आगे चल के आपने उसके कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस कर दिया, पीपीई के किसी पर्टिकुलर पार्ट को आपने रिप्लेस कर दिया, एक नया पार्ट डलवा दिया, ठीक है ना, या फिर अगर आपने उसका कोई मेजर इंस्पेक्शन आपका अगर होता है। सर ये मेजर इंस्पेक्शन क्या होता है? इसका एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों को हमेशा देता रहता हूं कि मान लीजिए आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री में है, आपका एयरलाइन कंपनी है जिसमें आपके पास बहुत सारे आपके पास एयरक्राफ्ट्स हैं। एयरक्राफ्ट्स का हर 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा, इंस्पेक्शन करवाया जाएगा कि वो एयरक्राफ्ट जो आपके पास है वो सही हालत में है कि नहीं, ताकि पब्लिक को कोई नुकसान न हो। उस इंस्पेक्शन के हैवी एक्सपेंस होता है, क्योंकि हर 5 साल में होता है तो उसका हैवी एक्सपेंस होता है और वो कंपनी को बेयर करना पड़ता है। तो अगर आप कोई रिप्लेसमेंट का खर्चा करते हो या हैवी इंस्पेक्शन का खर्चा करते हो तो ऐसे केस में आप वो एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर सकते हो। कैपिटलाइज इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट्स। अब ये बोल रहा है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट्स मतलब सीधी बात है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। क्या आपको लगता है कि ये रिप्लेस करने से, ये इंस्पेक्शन करवाने से आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको और एडिशनली जनरेट होंगे? द आंसर इज यस। मिलेंगे तो आप उसको कैपिटलाइज करो। ऐसे केस में जैसे मान लीजिए रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, आपने पुराने वाले पार्ट को हटा दिया और नया पार्ट रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए आपके पास कोई असेट है,
उस असेट का एक पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पार्ट ए पार्ट बी, आपने ये पर्टिकुलर पार्ट रिप्लेस कर दिया, तो ये जो पुराना वाला पार्ट रिप्लेस किया, इसका ओल्ड बुक वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज कर लोगे, और जो भी इसका आपने नया कॉस्ट बेयर किया है उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे। कहने का मतलब प्रीवियस कैरिंग अमाउंट इफ एनी डी रिकॉग्नाइज, मतलब पुराना वाला जो पार्ट का अगर कुछ भी बुक वैल्यू बचा होगा उसको बुक्स में से राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे, और नया वाला पार्ट का तो आपने कैपिटलाइज कर ही दिया है। ऐसे होता है, ठीक है। इट इज योर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, डेप्रिसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन। 2 मिनट रुक जाओ, पानी पीने दो सर को। ओके, डेप्रिसिएशन। AS10 कहता है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपनी पीपीई के ऊपर, तो मेथड्स आप खुद डिफाइन कर सकते हो। आपको कौन सा मेथड लेना है वो आप अपने हिसाब से अपना जजमेंट करके, जो भी आपको बेस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू योर यूटिलिटी, आप पीपीई को किस तरीके से यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन का मेथड चूज कर सकते हो। जब भी आप मेथड चूज करोगे और आगे चल के अगर मान लो आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो, आपको लगा कि यार ये ठीक नहीं है, मैं दूसरा कर लेता हूं, तो चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड विल बी कॉल्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। याद रखना, स्पेशली सारे आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, क्योंकि पहले ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता था, अब अमेंडमेंट हो चुका है AS10 में, इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहा जाता है। दूसरी बात, AS10 कहता है कि डेप्रिसिएशन जब भी आप लगाएंगे तो आप पहले ये चेक करिए कि आपका जो पीपीई है, ऐसा तो नहीं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। डिफरेंट कंपोनेंट मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये आपका मान लीजिए पीपीई है, मान लीजिए इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं ABC, एक ही यूजफुल लाइफ है, पूरा एक पीपीई, पर इस पीपीई को चलाने के लिए 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट ए मतलब कंपोनेंट ए, उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल है, पार्ट बी की यूजफुल लाइफ 8 साल है, पार्ट सी की यूजफुल लाइफ 5 साल है, तीनों की यूजफुल लाइफ भी अलग है। पूरा का पूरा अगर एसेट देखें तो 8 करोड़ का है, पर ए का जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट है लेट अस से 4 करोड़, बी का कॉस्ट है 3 करोड़ और सी का कॉस्ट है 1 करोड़। आपको लगता है तीनों का वैल्यू भी अपने आप में अच्छा खासा सब्सटेंशियल है और तीनों की लाइफ भी अलग अलग है। ऐसे केस में एएस कहता है कि आपको सिंगल 8 करोड़ का डेप्रिशिएट नहीं करना है, आपको हर पार्ट को उसकी सेपरेट लाइफ के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट करना है। मतलब 4 करोड़ डिवाइड बाय 15, 3 करोड़ डिवाइड बाय 8, 1 करोड़ डिवाइड बाय 5 अगर आप एसएलएम करते हो या फिर अगर डब्ल्यूडी करते हो तो उनके हिसाब से आप उनका अलग अलग रेट निकालोगे। तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन देखो पहली पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑन कॉम्पोनेंट वाइज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट लाइफ ऑफ कॉस्ट कॉम्पोनेंट्स। जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप कॉम्पोनेंट वाइज लगाओगे अगर उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट है तो। अगर ऐसी कोई छोटी मोटी एसेट है जैसे व्हीकल, गाड़ी, कार का कोई अलग अलग कॉम्पोनेंट नहीं कर सकते, एसी उसका अलग अलग कॉम्पोनेंट नहीं कर सकते, बट हैवी प्लांट एंड मशीनरीज, एयरक्राफ्ट्स, उनके अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं क्योंकि अगर वो कंपोनेंट अगर अलग से रिप्लेस किए जाते हैं तो। दूसरा एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट डेप्रिसिएशन मेथड। हर बैलेंस शीट डेट पर आपको ये रिव्यू करना है कि जो मेथड आपने चूज किया था क्या वो मेथड आज भी सही बैठता है, फिट बैठता है। आपने पिछले साल एसएलएम मेथड चूज किया था, क्या आज भी एसएलएम मेथड फिट बैठता है? यस। तो आप रिव्यू करोगे। अगर आपको रिव्यू करने पे लगता है नहीं यार ये मेथड ठीक नहीं है, आपको तो मेथड चेंज करना चाहिए, या लाइफ ठीक नहीं है आपको लाइफ चेंज करनी चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो। इट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इफ एनी चेंज अराइज देन इट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, रिट्रोस्पेक्टिव पुराने सालों से कुछ भी नहीं देंगे। चेंज हो गया, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, लाइफ चेंज करी, करंट ईयर से लेकर आप उसको चेंज को अप्लाई करो, पिछले साल से चेंज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डेप्रिसिएशन का लास्ट पॉइंट, सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सेसेशन मतलब खत्म करना। किसी असेट को डेप्रिशिएट करना बंद कब करोगे? ऑब्वियसली जब वो असेट तुम्हारे बुक्स में से चली जा रही है, तुमने उसको बेच दिया,
या तुम्हारे बुक्स में से नहीं गई, तुमने नहीं बेचा, पर वो अब तुम्हारे बिजनेस में काम ही नहीं आती, तो या तो उसकी रेसिडुअल वैल्यू उसकी कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि वंस द असेट्स कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू इट्स रेसिडुअल वैल्यू, अब तुम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। एक बार तुम्हारी एसेट की बुक वैल्यू उसकी रेसिडुअल वैल्यू के बराबर आ गई, तुम डेप्रिशिएट नहीं करोगे। फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, तुम कितना उसको डेप्रिशिएट करते हो, रेसिडुअल वैल्यू हटा के डेप्रिशिएट करते हो। या तो फिर रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल, तुमने तो मान लिया है कि अब ये मेरे बिजनेस में काम वाम नहीं आ रही, मैं तो इसको बेचूंगा, तुम्हारा बेचने का बिल्कुल इंटेंशन हो चुका है, तुम इसको डेप्रिशिएट मत करो। या तो फिर तुमने उसको सच्ची मुच्ची अपने बुक्स में से ही हटा दिया, मतलब सेल कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, लॉस मान लिया, व्हाटएवर, तुमने उसको बुक्स में से हटा दिया, तब तुम उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं सर, पॉइंट नंबर 6, मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। देखो हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट को समझते जाओ। सबसे पहले हमने पढ़ा पीपीई क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि पीपीई को रिकॉर्ड कब करते हैं, कैसे करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन और उसके डिफरेंट केसेस। चलो रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसके ऊपर कुछ आगे सब्सिक्वेंट खर्चे होंगे तो उनका क्या होगा, चलो अब वो भी हो गया, बैलेंस शीट डेट आ गई, अब तो डेप्रिसिएशन लगा दो, चलो डेप्रिसिएशन भी लगा लिया। अब बैलेंस शीट में उसको किस वैल्यू पे दिखा सकते हैं, तो बैलेंस शीट, मेजरमेंट एट बैलेंस शीट, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट एट बैलेंस शीट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। AS10 आपको दो ऑप्शन देता है, आपको कहता है कि या तो आप अपनी बैलेंस शीट में असेट को कॉस्ट पे दिखाइए, कॉस्ट मॉडल अप्रोच बनाइए, या तो रीवैल्यूएशन मॉडल अप्रोच अडॉप्ट करिए। अब सर ये कॉस्ट मॉडल अप्रोच और रीवैल्यूएशन मॉडल अप्रोच क्या है? कॉस्ट मॉडल अप्रोच मतलब ओरिजिनली आपने कितने में परचेज किया था, माइनस आज तक का डेप्रिसिएशन, माइनस आज तक अगर आपकी एसेट में कोई इंपेयरमेंट हुआ है। जिन बच्चों को इंपेयरमेंट के बारे में नहीं पता है वो सुन ले, क्योंकि मैं अपनी रेगुलर क्लास, फास्ट ट्रैक क्लास में समझाता हूं। इंपेयरमेंट डेप्रिसिएशन के अलावा असेट में कम की जाने वाली वैल्यू होती है। अगर आपने असेट को डेप्रिशिएट कर लिया है, उसके बावजूद आपको लगता है कि यार स्टिल असेट की वैल्यू जो दिख रही है बुक्स में वो नहीं है, मार्केट में तो उसकी वैल्यू और कम है, अगर मैं आज इसको जाके बेचूंगा तो मुझे उतना भी पैसा नहीं मिलेगा, तो आप उसको असेट को और कम करते हो, उसमें आपको इंपेयरमेंट लॉस निकालना पड़ता है, वो P&L में ले जाते हो। ये इंपेयरमेंट आपको फाइनल में, इसका पूरा चैप्टर है, आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कॉस्ट मॉडल कहता है कि असेट को मार्केट वैल्यू पे नहीं ले जाना है, रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि आपको असेट को फेयर वैल्यू करना है, मार्केट वैल्यू पे ले जाना है। पर रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब ये नहीं होता कि आप डेप्रिसिएशन आगे चल के नहीं लगाओगे, आपको आगे डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन आपको लगाने पड़ेंगे, आपको आगे चल के इंपेयरमेंट भी करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं कि आप आगे चल के डेप्रिशिएट नहीं करोगे, और रिवैल्यूएशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर साल रिवैल्यू करोगे, ये तो आपके ऊपर है। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी एसेट को रिवैल्यूएशन करना चाहूंगा, तो अब आपकी मर्जी, आप हर साल करो, आप 2-2 साल में एक बार करो, आप 3 साल में एक बार करो, व्हाटएवर। पर आपको ध्यान क्या देना है, याद रखना। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 लैंड है, ठीक है ना, 4 बिल्डिंग्स हैं, 6 प्लांट एंड मशीनरीज हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा, ये एक अलग कैटेगरी हो गई, ये एक अलग कैटेगरी हो गई, ये एक अलग कैटेगरी हो गई। एएस कहता है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर रहे हो लैंड के ऊपर, तो फिर तीनों के तीनों लैंड के ऊपर आपको कॉस्ट मॉडल ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक लैंड के ऊपर कॉस्ट, बाकी 2 लैंड के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल, या ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन, बाकी 3 बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट मॉडल। आपको कैटेगरी वाइज जाना पड़ेगा, आपको क्लास ऑफ असेट वाइज जाना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल पे जाओ, रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी कर सकते हो, लैंड के ऊपर आपने पूरा का पूरा कॉस्ट मॉडल रख दिया, बिल्डिंग के ऊपर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल रख दिया, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपने कॉस्ट मॉडल रख दिया। अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आप कॉस्ट मॉडल रखते हो तो 6 के 6 प्लांट एंड मशीनरी आपके कॉस्ट मॉडल के हिसाब से ही रहेंगी। आप ऐसा नहीं कि कुछ को रिवैल्यू कर रहे हो, कुछ को नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, कैटेगरी वाइज जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी में आगे हम पढ़ते हैं कि ये रिवैल्यूएशन होता कैसे है, रिवैल्यूएशन करने की टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन करने की टेक्निक 2 तरीके से होती है, आप 2 तरीके से रिवैल्यू कर सकते हो, एक होता है ग्रॉस मेथड, एक होता है नेट मेथड। आइए मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं।
कि ये रिवैल्यूएशन टेक्निक कैसे होता है। रिवैल्यूएशन टेक्निक, जैसे मान लीजिए असेट का बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू 10 लाख रुपीस, असेट का बुक वैल्यू है 10 लाख रुपीस, या असेट का बुक वैल्यू नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक असेट को आपने डेप्रिशिएट किया है लेटर से 3 लाख तक का असेट की आपने बहुत पहले खरीदी, ठीक है ना। अच्छा, टुडे फेयर वैल्यू, आज असेट की फेयर वैल्यू मार्केट में चल रही है 8,50,000, 8,50,000। अगर असेट की ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख है, तो टेक्निकली उसकी कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू 7 लाख होनी चाहिए। रीवैल्यू करने के दो तरीके होते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी एक फॉलो करो, आप क्या चाहते हो वो फॉलो करो। पहला मेथड दैट इज नेट मेथड। नेट मेथड कहता है कि सबसे पहले तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिख रहा है 3 लाख, उसको ओरिजिनल कॉस्ट से लेस करके आज असेट को बुक वैल्यू पे लेके आओ। तो हम एंट्री करते हैं accumulated depreciation account debit to asset। इससे क्या होगा, असेट जो ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख पे दिख रही थी, आज असेट आपकी 7 लाख की कैरिंग अमाउंट पे दिखने लगेगी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप निकालो रीवैल्यूएशन गेन ऑब्लिक लॉस। कैसे निकालोगे भाई, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू 8.5 लाख माइनस कैरिंग अमाउंट 7 लाख, तो 150 क्या आया, गेन आया। एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, 1,50,000। इस तरीके से ये हुआ आपका पहला मेथड, जिस तरीके से आप अपनी असेट को रीवैल्यू कर सकते हो। इट इज कॉल्ड नेट मेथड, ठीक है। नेट मेथड में आप अपनी असेट की ओरिजिनल कॉस्ट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से लेस करके रिमेनिंग कॉस्ट पे लेके आते हो, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट पे लेके आते हो। अगर हम ग्रॉस मेथड में जाएं, तो ग्रॉस मेथड का मतलब होता है कि हम अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट से डिडक्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा बना रहे। समझ में आई बात की नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा हमारा दिखता रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आपका कैरिंग अमाउंट है तो 7 लाख, फेयर वैल्यू 8.5 लाख, रीवैल्यूएशन गेन 1.5 लाख आपका गेन आया। आप एक काम करो, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालो, कितना इंक्रीज हुआ, 1,50,000 इंक्रीज हुआ 7 लाख के ऊपर, टेक्निकली इंटू 100, 7 लाख के ऊपर हुआ ना। आज असेट की ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट तो 7 लाख है ना, भले आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दिखा रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट आप दिखा रहे हो 10 लाख, असेट की ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, पर कैरिंग अमाउंट तो 7 लाख है। ये हुआ 21.428% का चेंज। आप क्या करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट जो आपकी 10 लाख है और एक्यूमुलेटेड डेप्ट जो आपका 3 लाख है, तीनों का, दोनों का 21.428 निकाल लो। टू 14280
64280 अप्रोक्स। आप क्या करेंगे रीवैल्यूएशन करने के लिए, असेट डेबिट, असेट को 214280 से बढ़ा दीजिए। सर पिछली बार तो हमने सिर्फ 1.5 लाख से बढ़ाया, देखो तो सही। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपनी बुक से हटाना नहीं चाहते हो तो उसको भी 64280 से बढ़ा दीजिए। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो ये आएगा आपका 150 टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 150। देखा जाए तो रीवैल्यूएशन रिजर्व है आपका 150, पर आपकी यहां पर मर्जी ये थी कि मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स ना करूं, मेरा वो बना रहे। तो ठीक है, प्रोपोर्शनेटली असेट को बढ़ा दो, प्रोपोर्शनेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ा दो, अपने आप आपका 1.5 लाख का रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। दिस इज योर ग्रॉस मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, सो ये था आपका एडजस्ट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय परसेंटेज ऑफ चेंज। एंट्री देखो क्या हो रही है, पीपी अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, नेट मेथड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शैल फर्स्ट बी रिटन ऑफ विद द ओरिजिनल कॉस्ट, देन नेट कैरिंग अमाउंट शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। इतनी बात समझ में आई? अब सर ये बताइए कि अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस रखा है हमारे पास, जो अभी 150,000 आया, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कायदे से ये जो पॉइंट है ये 3rd नंबर होना चाहिए, ये 2nd नंबर होना चाहिए। रीवैल्यूएशन अगर होता है, अगर एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो सर हमेशा गेन तो आएगा नहीं, कभी तो लॉस भी आ सकता है। तो सर ऐसे केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर गेन आता है तो आप रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां दिखेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में सेपरेटली। अब एक एक्सेप्शन है, हो सकता है आप उस असेट को जब रीवैल्यू कर रहे हो, सेम असेट को जब आप रीवैल्यू कर रहे हो, तो पिछली बार भी आपने रीवैल्यू किया था और अब फिर से रीवैल्यू कर रहे हो, मतलब आप नेक्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो। आपने जब पिछली बार रिवैल्यूएशन किया था, लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया था, तब लॉस आया था। क्या आया था? लॉस। लॉस के केस में हमेशा P&L में चार्ज करते हैं। कहां चार्ज करते हैं? P&L। तो आपने लास्ट टाइम जब रिवैल्यू किया था तो लॉस आया था 1 लाख रुपीज का और आपने P&L में चार्ज किया। इफ अर्लियर डाउनवर्ड, आपका पिछली बार जब आपने रिवैल्यूएशन किया था तो डाउनवर्ड हुआ था, लॉस आया था, P&L में चार्ज किया था 1 लाख रुपीज। इस बार गेन आ रहा है और गेन आ रहा है 1,20,000 रुपीज का। तो एएस कहता है कि आउट ऑफ 1 लाख रुपीज का पिछला जो लॉस है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इस बार 120 के गेन में से 1 लाख रुपीज का लॉस, 1 लाख रुपीज का गेन तो P&L में ही चार्ज करो ताकि पिछली बार का गेन से वो कॉम्पनसेट हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था सेम असेट के ऊपर, उस टाइम आपका लॉस आया था, आपने P&L में डाला था 1 लाख रुपीज। करंट ईयर में आप कर रहे हो तो आपका सेम असेट के ऊपर गेन आ रहा है 120 का। आउट ऑफ 120 गेन, 1 लाख के गेन को आप P&L में ले जाओगे क्योंकि ताकि वो पिछले साल के लॉस से कॉम्पनसेट हो गए। रिमेनिंग एक्स्ट्रा 20,000 जो होगा वो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। इफ अर्लियर डाउनवर्ड देन दिस गेन शैल बी ट्रांसफर्ड टू P&L टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। पिछला जो लॉस था उतने तक का आप P&L में ले जाओगे इस बार गेन, रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो आगे लिखेंगे एंड रिमेनिंग गेन शैल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। वैसे ही अगर आपने पहली बार डाउनवर्ड किया था तो लॉस आया था तो P&L में जाएगा, और आपने लास्ट ईयर जब रिवैल्यू किया था तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन आया था, मतलब गेन आया था और गेन आपने डाला था रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इस बार आप सेम असेट का जब रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो लॉस आ रहा है। आप क्या करोगे? उस लॉस को आप P&L में नहीं ले जाओगे क्योंकि आपने इसी असेट को पिछली बार जब रिवैल्यू किया था तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है। तो क्या करोगे? उस रिवैल्यूएशन सरप्लस से आप राइट ऑफ कर दोगे इस बार का लॉस, जो आपका लॉस आया है ना उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से राइट ऑफ कर दोगे। समझ में आई बात की नहीं? जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर आपने रिवैल्यू किया 1 लाख रुपीज का, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला गेन। करंट ईयर आपका लॉस आया 1,50,000 का। आउट ऑफ 1 लाख रुपीज को आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेट ऑफ करोगे, बाकी का आप P&L में चार्ज करोगे। समझ में आई बात?
एंड रेस्ट अमाउंट टू पी एंड एल, ऐसा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ट्रांसफर रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। हाँ, एक तो मैंने आपको बताया कि रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक पीपीई थी, इसी की बात करते, आपकी एसेट यहां पर 7 लाख की थी, आपने उसको रिकॉर्ड किया 1,50,000 को। अब आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 8.5 लाख। 8.5 लाख आई ना। आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है? मान लीजिए 7 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 7 नहीं है, मान लो 5 ईयर्स है, मैं राउंड ऑफ में कुछ, हाँ, तो डेप्रिसिएशन आएगा 170। अगर मैं अपनी एसेट को रीवैल्यू नहीं करता तो डेप्रिसिएशन कितना आता? 7 लाख डिवाइड बाय 5, 140। तो देखा जाए तो मैंने अपनी एसेट को रीवैल्यू किया तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आ रहा है, अगर रीवैल्यू नहीं करता तो डेप्रिसिएशन 140 आता। मुझे क्या करना चाहिए? भले 170 का डेप्रिसिएशन आ रहा है, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट 170, ये जाएगा पीएनएल में, आया समझ में कि नहीं? बट अगर आप रिवैल्यू नहीं करते तो आपका ओरिजिनल डेप्रिसिएशन 140 था, तो आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन 30,000 आया। एएस कहता है क्योंकि आपने एसेट को रिवैल्यू किया तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है 150 का, आप एक और एंट्री पास करोगे, 150 के रिवैल्यूएशन सरप्लस में से 30,000 जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आया है उस 30,000 को जनरल रिजर्व में डाल दोगे। मतलब अभी तक आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में दिखा रहे थे, आप जानते हो रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्री रिजर्व नहीं होता, एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर का अमाउंट आप उसको फ्री रिजर्व में ले जाओगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। बहुत बच्चे यहां समझते हैं कि पीएनएल करना पड़ेगा, अगर आपने पीएनएल कर दिया तो गलत हो जाएगा, आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्यों? लॉजिक ये कि आपने जब रीवैल्यू किया था अपनी एसेट को 150 पे, तो प्रॉफिट को आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिया, आपने उस प्रॉफिट को ब्लॉक कर दिया, वो फ्री रिजर्व नहीं है। अब उसमें से 30,000 उठा के आप जनरल रिजर्व में ले जा रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 30,000 फ्री रिजर्व हो गया क्योंकि आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज कर लिया। ठीक है, तो हम यहां पर यही पढ़ रहे हैं कि इक्वल टू एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जनरल रिजर्व। हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को जनरल रिजर्व में कब ले जाना पड़ता है? पहला, जब एक्सेस डेप्रिसिएशन आए तो आप उसको एक्सेस डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है आप उसको जनरल रिजर्व में लेके जाते हो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के। दूसरा, ट्रांसफर फुल अमाउंट व्हेन फाइनली डिस्पोज्ड। आपने जिस असेट को रिवैल्यू किया था उस असेट को आपने करंट ईयर में बेच दिया, जब असेट ही बिक गई, असेट ही चली गई, तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है उसी असेट का, सेम असेट का, डिफरेंट असेट नहीं, सेम असेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, वो किस काम का? उसको रिटेन्ड अर्निंग मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। अब ये एक जरूर याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस डायरेक्टली जनरल रिजर्व में जाता है, पीएनएल में कभी नहीं जाता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व विल नेवर बी ट्रांसफर टू पीएनएल। ठीक है, समझ आया? एट्थ नंबर पॉइंट, डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। डी रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्निशन मतलब बुक्स में से हटाना। आप पीपीई को बुक्स में से कब हटाओगे? जब आपने उसको डोनेट कर दिया, किसी को सेल कर दिया या राइट ऑफ कर दिया। तो जो भी राइट ऑफ किया, डोनेट किया, सेल किया, व्हाटएवर, आपको जो भी गेन या लॉस हुआ उसको कहां ले जाओगे? पीएनएल में।
ठीक है ना। गेन या लॉस होगा उसको कहां ले जाओगे, पी एंड एल में। ये जो है ना इसको लिखो, इफ हेल्ड फॉर डिस्पोजल नॉट येट डी रिकॉग्नाइज। अगर आपने डी रिकॉग्नाइज कर लिया तो गेन लॉस पी एंड एल में जाएगा। अगर आपने अभी तक डी रिकॉग्नाइज नहीं किया है और आप बेचने वाले हो, आपने तो डिसाइड कर लिया कि अब आपकी एसेट आपके बिजनेस में यूज नहीं आती, आप उसको डेप्रिशिएट लगाना बंद कर चुके हो, देखो 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 देखो, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, हेल्ड फॉर सेल। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप उसको बेचने वाले हो, तब तक आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे और असेट को लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। कैरिंग अमाउंट मतलब जो बुक वैल्यू। अगर बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा, माइनस जो भी एक्सपेंस होगा विच एवर इज लेस पे दिखाओगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी। सर ये क्या होता है डीकमीशनिंग लायबिलिटी? मैंने आपको बोला कि अगर आप पीपीई को रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट पे, तो कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, जो कि आपकी फ्यूचर में लगेगी, ठीक है। मान लो परचेज प्राइस है 5 करोड़, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है 3 करोड़ और जो फ्यूचर कॉस्ट है वो है 2 करोड़, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है मान लीजिए 50 लैक्स। तो आपकी पीपीई की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, 5 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 50 लैक्स। आप पीपीई को रिकॉर्ड करोगे 5 3 50 मतलब 8.5 करोड़। एंट्री क्या करोगे, पीपी अकाउंट डेबिट 8.5 करोड़ टू कैश 8 करोड़, क्योंकि आपने 5 करोड़ और 3 करोड़ तो कैश में पे कर दिया। ये जो 50 लैक्स है ये तो प्रेजेंट वैल्यू है 2 करोड़ का, और 2 करोड़ तो अभी आपने पे नहीं किया, वो तो आप आगे चल के पे करोगे। तो इसलिए आपने टू किया, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी 0.5। आप जानते हो इस प्रोविजन का क्या ट्रीटमेंट होता है? ये आज आपको 0.5 पे दिख रहा है, ये आज आपको 0.5 पे दिख रहा है। धीरे धीरे हर साल इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया था, हर साल आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से हर साल आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे। आज 0.5 है, टेक्निकली कुछ साल बाद ये 2 करोड़ रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मुझे डिस्काउंटिंग रेट इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। हर साल मुझे इसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस निकालने पड़ेंगे, तो एंट्री करनी पड़ेगी फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। मान लीजिए पहले साल मैंने लगाया वो आया 0.15, तो पिछले साल 0.5 था, 0.15 मिला के 0.65 हो गया बैलेंस शीट में। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, वर्ड देखो क्या लिखा है, चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी। हमने ये लायबिलिटी निकाली थी ये सोच के कि आगे चल के 2 करोड़ का खर्चा होगा। मान लीजिए कुछ साल बाद हमारा एस्टिमेट बदल गया, तो हमने बोला 2 करोड़ का खर्चा नहीं होगा, 3 करोड़ का खर्चा होगा। 2 करोड़ का खर्चा नहीं होगा, 1.5 करोड़ का खर्चा होगा। इससे आपकी लायबिलिटी भी तो चेंज हो जाएगी। आपने डिस्काउंटिंग रेट 10% लिया था, मान लीजिए डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया, तो आपने सोचा था कि 25 साल बाद खर्चा होगा, मान लो 25 साल की जगह 20 साल हो गए तो, या 30 ईयर्स हो गए तो, व्हाटएवर। अगर आपके डीकमीशनिंग लायबिलिटी में चेंजेस होते हैं, तो आपकी जो ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी 0.5, आपको इसमें भी एड लेस करना पड़ेगा। या तो ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी या तो लायबिलिटी गिर जाएगी। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, लायबिलिटी गिरती है तो फायदा होता है। तो बस उसको इसी सेंस में पढ़िए। मैंने इस पॉइंट को अपनी क्लास में, अपने रेगुलर कोर्स में, अपने फास्ट ट्रैक कोर्स में बहुत ही डिटेल्ड में इसका अंडरस्टैंडिंग करवाया था।
अगर आपने एसेट के ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया है, भूल गए कॉस्ट मॉडल क्या होता है, ये रीवैल्यूएशन का कॉस्ट, ये मेजरमेंट। अगर आपने अपनी एसेट को कभी भी रीवैल्यू नहीं किया, कॉस्ट मॉडल है, और ऐसे केस में आपको गेन लॉस आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, लाइबिलिटी घटेगी तो गेन, तो गेन और लॉस आ रहा है, उसको आप डायरेक्टली पीपीई में एडजस्ट करोगे, मतलब आप एंट्री करोगे पीपीई डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। मैं ये बात कर रहा हूं गेन के रिस्पेक्ट में, सॉरी लॉस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लॉस हुआ तो लाइबिलिटी बढ़ी, आप उसका सेकेंड इफेक्ट पीपीई में बढ़ा दोगे, गेन हुआ तो लाइबिलिटी घट गई तो उसका सेकेंड इफेक्ट पीपीई में गिरा दोगे। बट अगर आपकी एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल में थी, मतलब अपनी एसेट को हमेशा रीवैल्यू करते रहते हो, जो भी गेन लॉस होगा उसको आप रीवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करोगे, अगर आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो। अगर आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं पड़ा हुआ तो आप पी&एल में ले जाओगे। मतलब अगर आपको मान लीजिए गेन लॉस हो गया, लॉस हो गया तो आपको लॉस हुआ तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी, तो आप करोगे टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, और डेबिट होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। यहां पर डेबिट कर रहे थे पीपी, यहां डेबिट होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब आप पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करोगे, क्योंकि पीपी को तो हम वैसे भी रीवैल्यू करते रहते हैं, आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, आप उससे एडजस्ट करेंगे। गेन होगा तो उल्टा एंट्री हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं बचा आपके पास तो पी&एल में डाल दोगे। ठीक है, तो दिस वाज योर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे, कुल मिला के हमने 9 पॉइंट्स हमने कवर अप किए पूरे AS10 में। आई होप आपको ये AS10 अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे लगता है मैं अपनी घड़ी को देख रहा था, एक्चुअली मुझे लगता है मैंने 1 घंटा पूरा लिया है इस पूरे AS10 को रिवाइज करवाने में, जो मुझे लग भी रहा था कि 1 घंटा लग जाएगा, बट ये इतना अच्छे से रिवाइज हो गया है कि अब आप एग्जाम टाइम में इस चार्ट को जब देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये चार्ट रिवीजन समझ में आया होगा। आपको ये चार्ट रिवीजन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा चार्ट बुक कैसा लग रहा है, जरूर मुझे फीडबैक दीजिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके। मुझे व्हाट्सएप करिए 7887787005 पे। टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है सीए इंटर का, आप उसमें मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, मैं उसमें भी ये चार्ट रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का। आप जरूर प्लीज चार्ट रिवीजन करिए ताकि आपका अच्छे से कवर अप हो जाए। थैंक यू गाइस, अगले चार्ट रिवीजन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।